अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा करते हुए ये वाजे कर दिया है कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता तो फिर हुकूमत एहतजाज करते हुए अदालती कार्रवाई का बाइकाट भी कर सकती है। इसी के साथ साथ अगर एक तरफ देखा जाए तो वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस समेत 3 जो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला भी हो सकता है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो फवाद चौधरी साहब उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की बतौर सियासी जमात रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का रेफरेंस जो है उस पर हुकूमत जो पीटीआई है वो गौर कर रही है। तो इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, खासतौर पर जीडीए तो इत्तेहादी जमात नहीं है बल्कि एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम के साथ मुलाकातों का सिलसिला उन्होंने शुरू करने का भी ऐलान किया है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ एमक्यूएम को अपने साथ मिलाने के लिए हर तरह की कोशिश करेगी। कल सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होने वाली है, क्या सूरत हाल होगी हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने टाइम। अब कल जो वजीर आजम की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है उसमें ये सूरत हाल तो वाज़े हो गई है, वाज़े मौक़िफ़ आ गया है कि अगर फुल कोर्ट ना बना तो फिर बाइकाट की तरफ भी जाया जा सकता है। राना सनाउल्लाह साहब का बयान आपके सामने है, आप क्या समझते हैं कि ये अदालत के साथ इस तरह का माहौल दुरुस्त फैसला होगा हुकूमत का? गुरबानी साहब, सवाल ये है कि अदालत के साथ तो सबका रवैया एहतराम वाला होना चाहिए। अदालत के साथ सबका रवैया इज्जत और आबरू वाला होना चाहिए। उस पे किसी किस्म की तलखी नहीं होनी चाहिए। ये बात प्रिंसिपली बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसा ही होना चाहिए। और अगर कभी किसी वक्त तलखी बढ़ भी जाए तो फिर भी अदालत का अदब जो है वो मलहूज़ खातर रखना चाहिए, अपनी तलखी अपनी मुश्किल की बातें करने के बावजूद। लेकिन ये बात भी बहरहाल दुरुस्त है कि अदालतों को अपना एहतराम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून के जरिए नहीं बल्कि अपने फैसलों, अपने कंडक्ट से, अपनी न्यूट्रलिटी से, अपनी विजडम से कराना है, ताकत से नहीं, डरा के नहीं। कानून के खौफ से आप लोगों की जबानबंदी कर सकते हैं, उनसे आप मतलब जो भी काम करा सकते हैं, लेकिन इज्जत नहीं। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में ओवरऑल जो हाल है और खास तौर पे जो अदालत के अंदर अब ये जो अदालती और आईनी बहरान पैदा हुआ है, इसके अंदर बहुत तदब्बर और तहम्मुल की जरूरत है। सियासतदानों को भी बड़े तहम्मुल से बातें करने की, ठंडे तरीके से गौर करने की जरूरत है। इमरान खान साहब ने भी बहुत कह लिया, पीटीआई ने भी बहुत तमाशा लगा लिया। अब उनको भी चाहिए कि वो जरा तहम्मुल और तदब्बर से बात करें। और हमारी तरफ भी ठीक है, हमें हमेशा गालियां देते रहे, बुरा कहते रहे, तल्ख की बात करते रहे पीटीआई वाले, लेकिन हमें भी बहरहाल अपने असाब पे काबू रखना चाहिए और इस मुश्किल हाल से निकलने के लिए कोई वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए। बट अदालत जो है उससे तवक्को सबसे ज्यादा है जी। अदालत में द मोस्ट वाइज, द मोस्ट पेशेंट, द मोस्ट डिग्निफाइड लोग होते हैं बैठे हुए। वहां से ये तवक्को देखे ना, अब इस वक्त कोई खाली ये बात सियासी जमातें तो नहीं कह रही। इस वक्त जो क्राइसिस खड़ा हुआ है उसके 2-3 पहलू हैं, जैसे मुख्तलिफ उसके ऊपर राय मौजूद है। एक राय पीटीआई की है जो पिटिशनर है, दूसरी राय वकला की बॉडीज की है, तीसरी राय सियासी जमातों की है जो हुकूमत में है, और फिर अब वकला की बॉडी के साथ साथ मीडिया के अंदर से भी आवाजें उठी हैं। और अब अदालत के अंदर से जज साहिबान ने भी, मुतअद्दिद जज साहिबान ने ये कहा कि आप फुल कोर्ट की तरफ चले जाइए, आप सो मोटो की कार्रवाइयों को फिलहाल पेंड कर दीजिए, आप इसके ऊपर फुल कोर्ट बना लीजिए। ये बातें अगर सबकी इग्नोर हो रही हैं और फिर जस्टिस मंदोखेल साहब का या दीगर जज साहिबान के जो रिटन स्टेटमेंट्स आई हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को किसी गुस्से में, किसी जिद में आए बगैर उन्हें चाहिए कि ऐसा फोरम, ऐसा रास्ता तश्कील दे जिससे ठहराव का अमल आए, किसी की जीत किसी की हार वाली कैफियत ना हो। ये जिद नहीं है, फुल कोर्ट का मुतालबा सब कर रहे हैं तो क्या हर्ज है। 9 रुकनी बेंच तो उन्होंने बनाया था,
बिल्कुल। अब अगर 9 रुकनी की बजाय 13 रुकनी बुला लेंगे, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 15 है। 2 जज साहिबान वहां बैठ नहीं सकेंगे क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज किया हुआ है। और बाकी जो 13 जज साहिबान हैं, उनका अगर बेंच बन जाता है तो ये जज साहब ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें जिद क्या। लेकिन कह रहे साहब, जो वजीर दाखिला साहब ये बात कर रहे हैं रेफरेंस की, पीपल्स पार्टी का अदालतों से मुतल्लिक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। अगर हुकूमत ये फैसला करती है तो आप बतौर इत्तेहादी जमात रेफरेंस की हिमायत करेंगे या चीफ जस्टिस? मैं देखिए, अभी एक गुस्से में की गई बात के ऊपर कोई तजिया खड़ा नहीं कर सकता, कोई अपना राय नहीं देता। मैं अपनी राय अभी महफूज रखता हूँ। लेकिन बहरहाल मैंने अर्ज किया ना कि अदालतों से इख्तलाफ भी हो जाए तो फिर भी इख्तलाफ जो है वो हदूद के अंदर रहता है। हमें भी इंतहाई कदम उठाने से या इंतहाई बात करने से एतराज करना चाहिए और अदालत को खास तौर पे बहुत पेशेंट होना चाहिए और इस मामले को ऐसे तदब्बर से हल करना चाहिए कि ये किसी एक फरीक की फतह और दूसरे की शिकस्त न बने, बल्कि ये पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालने वाला रास्ता बने। और उसके लिए वही फौरन हो सकता है कि इस वक्त एक दफा ठंडा किया जाए, थोड़ा सा सांस ली जाए, आराम से अदालत भी पीछे हटे, सियासी जमातें भी पीछे हटे, वकला भी, और फुल कोर्ट बैठे, सबकी राय सुने और फिर कोई ऐसा फैसला जो पाकिस्तान में पायदार सियासी इस्तेहकाम का बायस बने, वो फैसला आए तो बेहतरी का रास्ता नहीं। लेकिन कायरा साहब, आप खुद सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मौजूद रहे, वहां पे जो इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए या फिर अटॉर्नी जनरल ने जो मौकफ रखा, अदालती रिमार्क्स भी आपके सामने है कि वो ये कह रहे हैं, अदालत की जानिब से कहा जा रहा है कि 8 अक्टूबर ही क्यों, ये 8 सितंबर भी हो सकता था, 8 अगस्त भी हो सकता था। तो आप समझते हैं कि फिर हुकूमत को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए, जहां पर वो रकम के हवाले से भी ये सवाल उठा रहे हैं कि स्टेट बैंक में तो इतने पैसे पड़े हुए हैं, अमन अमान की सूरत हाल, वो 90s की मिसाल दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी। तो वो ये सारी सूरत हाल रखने के बाद अब अदालत ये कह रही है कि ये 8 सितंबर और अगस्त क्यों नहीं हो सकता। देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उस पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से दिए जाने स्टेटमेंट तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि इससे बुरे हालात में भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं। ये बात भी दुरुस्त है, इसमें कोई दुरुस्त नहीं है। हाँ, जो बजट का इशू है, बजट के इशू में गुरमानी साहब से देखना चाहिए कि स्टेट बैंक के पास पैसे पड़े हुए स्टेट बैंक के होते हैं, सरकार के नहीं। गवर्नमेंट ऑलरेडी डेफिसिट में है। हमने 170 अरब रुपया अपने बजटेड रेवेन्यू से ज्यादा कमाना है, ज्यादा इकट्ठा करना है। इसीलिए तेल की कीमतें आलमी मंडी में कम होने के बावजूद वो पास ऑन नहीं की गई, सारी कुछ पास ऑन की जा रही है ताकि वो कंडीशनलिटीज मानी जाए। अब वो शायद वजीर आजम के लिए या काबीना के लिए या हमारे लिए तो नहीं है। लेकिन कायरा साहब, अगर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, अगर ये मुख्तसर इस सवाल का जवाब दे दें कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि वो एमकेएम से मुलाकातें करेंगे और उनको कायल करने की कोशिश। मैं इस पे बाद में बात करता हूँ। मैं तो इख्तिसार से अपनी गुजारिश कर लूँ। जी सर। अर्ज यह है कि हमें बिल्कुल इस मामले में जो 8 सितंबर वाली बात है, जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन देखना चाहिए जज साहिबान को भी कि अगर मर्दमशुमारी हो रही है, ये हो जाती है, मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदी नहीं हो जाती है, मामला सेटल हो जाता है, एक दिन इंतखाब होता है, वो अगर 8 सितंबर को हो सकता है तो क्यों नहीं, और 8 अक्टूबर को हो सकता है तो क्यों नहीं। ये जो भी फिजिबल हो वो कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। रही बात शाह महमूद साहब वाली, तो शाह महमूद साहब अपना शौक पूरा करें, सबका हक है, सियासी जमातों से राब्ते करें, वो जिससे चाहे मिले। वो अगर चौधरी परवेज इलाही को जो सबसे बड़े डाकू करार पाए थे खान साहब के, उनको सदर बना सकते हैं, तो बाकी जमातों के पास जाने में क्या अर्ज है। उनको जिस जमात से उनका दिल करे राब्ते करें, ये उनका सियासी हक है, बिल्कुल इस्तेमाल। ठीक है कमरजमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, कमरजमान का गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर डॉक्टर जरका और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इस वक्त आप देखें कि कल जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, उसके बाद खबरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और ये वाज़ेह मुतालबा किया गया है कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता तो फिर हुकूमत बाइकाट करने पर गौर कर सकती है या बाइकाट कर सकती है। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस के खिलाफ
रेफरेंस दायर करने का फैसला भी हो सकता है। तो अब आपकी राय तो जो है वो वाज़े तौर पर आपका मौक़िफ़ सामने आ चुका है। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई फैसला आ जाता है तो फिर हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होगी सर? देखिए, सबसे पहले तो ये वजह जाननी जरूरी है कि ये हालात पैदा क्यों हुए। देखिए, हम तो फैसले मानते रहे और हमने वो फैसले भी तस्लीम किए सुप्रीम कोर्ट के जो ना सिर्फ मुतनाज़े थे और उन पर हमें एतराज था, और एतराज भी उस पर बड़ा जायज एतराज था। और अब वो फैसला नवाज शरीफ साहब की नाअहली का हो, बेटे से ना तनख्वाह लेने का, या बेटी के हो और मियां साहब को सजा देने का हो, और इसी तरह ही ये कोई हमने एक फैसला तस्लीम नहीं किया, बेशुमार दर्जनों फैसले हैं। दर्जनों लोग हमारे अंदर गए, हमारे लोग नाअहल हुए, पिन पॉइंट करके पूरी एक प्लानिंग के तहत हमें नाअहलियां और हमें काल कोठरियों में डाला गया। हमने फैसले तस्लीम किए और करते रहे और करते रहेंगे। मगर ये फैसला जो है, ये देखिए, ना ये इस वक्त आइन के मुताबिक है, ना सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक है, और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का और हुक्म, वो भी तो जस्टिस फाइजी साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनका जो हुक्म है वो भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। अगर उनकी उस हुक्म की तामील या उसकी सुप्रीम कोर्ट खुद उसको नहीं मानेगी तो मैं या दूसरा कौन मानेगा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को? सो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने हुक्मों को खुद अपने आप पर मानना चाहिए। 184(3) के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद 4(3) वाला मामला है, और उसके बाद अगर एक पाकिस्तान की तमाम जमातें तकरीबन ये कह रही हैं, और कानूनदान कह रहे हैं, और सहाफी कह रहे हैं, तजिया निगार कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बन जाना चाहिए, तो क्या हर्ज है इसमें? फैसला तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने करना है, उसमें भी चीफ जस्टिस साहब तशरीफ रखेंगे उसमें। बाकी देखिए, मामला ये है, इस जगह तक ले जाने में मेरा ख्याल है पार्टियों की कोई गलती नहीं है, बल्कि इस जगह तक धकेला गया है पार्टियों को कि इस सिचुएशन में लाके खड़ा किया गया। तलाल साहब, तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर जरका सहरवर्दी साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर एक सवाल ले लें जरका साहबा, बहुत शुक्रिया। आप देख लें कि माजी में अगर अदालती फैसले हों तो उन पर आपको भी एतराज़ात रहे हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे हैं। कासिम सूरी साहब की रूलिंग से मुतलिक जो फैसला था तो इसी सुप्रीम कोर्ट से मुतलिक आपने खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आज अगर हुकूमत में बैठी इत्तेहादी जमातों को एतराज़ात हैं तो आप नहीं समझती कि ये एतराज़ात दुरुस्त हैं, उनको भी सुनना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि पीडीएम की हुकूमत गैर आईनी गैर कानूनी काम करना तो इनके गुट्ठी में पड़ा हुआ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जस्टिस सज्जाद अली शाह की, जब वो चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर हमला करवाया। इन्होंने तब भी यही करवाया था जब इनकी मर्जी की रिजल्ट नहीं आते। इनको नूरा कुश्ती की आदत है। वो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब जिमखाना में भी खेलते थे तो अपना अंपायर लेके खेलते थे। तो इनको आदत है कि हमारी मर्जी का रिजल्ट आए, वरना हम या गर्दन काटेंगे या तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे। ये आपको याद है निहाल हाशमी ने कहा था। इनकी सोच जो है वो एक गुंडों वाली सोच है, गुंडागर्दी की सोच है। और वो ये गुल्लू भट्ट जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक फस्तायत का पूरा निज़ाम, आज तक 75 साल में इतने मार्शल लॉ आए, इतना तशद्दुद हुआ, लेकिन जो इस वक्त इन्होंने इंसानी हकूक की पामाली कर रहे हैं, इस वक्त जो इन्होंने आइन शिकनी की है इन्होंने, लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त तो वो सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बना दें। मेरी बात सुने, फुल कोर्ट या हाफ कोर्ट, आइन के मुताबिक रिजल्ट आया। आपने बात की कासिम सूरी साहब की, जो रिजल्ट आया था, आपको ये हम हर पाकिस्तानी को हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे अपनी ओपिनियन दे दे, ठीक है, लेकिन हमने उनका जजमेंट एक्सेप्ट की थी। और ये सुओ मोटो से आई हुई हुकूमत सुओ मोटो के ही पीछे पड़ गई है। यानी जाहिर आप देखिए कि ये इनकी कितनी फस्तायत है कि ये कहते हैं हमारी बात होगी। उधर से नवाज शरीफ जो बैठा हुआ है उधर लंदन में, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देने वाला ये शहबाज शरीफ, इसको तो खुद जेल में होना चाहिए। 16 अरब के एक केसेस हैं, इसके ऊपर 8 अरब के एक केसेस हैं। जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन ये प्राइम मिनिस्टर बन गया। और वो जो लंदन में बैठा है, जो 180 रुपए से अब 280 रुपए पे डॉलर लेके गया, अब वो कह रहा है कि मैं 500 रुपए पे डॉलर लेके जाऊंगा। उन्होंने सरेंडर भी तो तुम ही किया कर रहे हो था, ना ये गुंडागर्दी। सरेंडर क्या, अभी इस वक्त वो एक कन्विक्टेड मुजरिम है वो, और वो मुजरिम को आपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया। दूसरा जो मुजरिम है इसहाक डार, जिसने 166 का
हल्फिया बयान दिया हुआ है कि मैं मनी लॉन्ड्रर हूं, उसको आपने उठा के सेनेट में 3 साल के बाद वो आया, उसको सर पे बिठा लिया, उसको लीडर ऑफ द हाउस बना दिया, उसको फाइनेंस मिनिस्टर, और ये कहते हैं कि हम तो बड़े तजर्बाकार हैं। वो बाजवा साहब कह के गए थे बड़े तजर्बाकार हैं। वो जो डीजी IASPR है उन्होंने कहा था देखो डॉलर नीचे आ गया, 11 महीने में डॉलर आसमान को चढ़ गया, महंगाई आसमान को चढ़ गई, IMF से इनकी डील नहीं हो रही, ये जान के इनका एजेंडा है कि IMF से डील ना हो ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। और ये पाकिस्तानी अवाम का खून, आप सोचें रमजान में एक एग्रीकल्चरल मुल्क में आटा लोगों को देने के ऊपर लोग कत्लो गारत हो रहा है, इस कदर जुल्म। पेट्रोल आपने किधर पहुंचा दिया? ठीक है डॉक्टर साहब, अगर तलाल चौधरी साहब के सामने मुख्तसर सवाल रख लें, तलाल चौधरी साहब आप देखेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है, उसके बाद फवाद चौधरी साहब का आपने ट्वीट देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की बतौर सियासी जमात रजिस्ट्रेशन मनसूख करवाने के लिए रेफरेंस पर हम गौर कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि रेफरेंस अगर दायर करते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं PTI अगर इस तरफ जाती है तो? देखिए PTI इस वक्त एक्चुअली ना जी उन्हें मालिक हौलिया हो गया है, वो बिल्कुल दिमागी तौर पे स्टेबल नहीं है। वो पे दर पे सियासी गलतियां करने के बाद पहले इस्तीफे दे दिए, फिर उसके बाद असेंबली तोड़ दी। अब इमरान खान जो है ना वो एक बुनियादी तौर पे वो दिमागी तौर पे स्टेबल नहीं है, उनको अपनी गलतियां सता रही हैं। हुकूमत से निकलना और असेंबली से में वापस जाने के लिए अब वो मिन्नत भी कर रहे हैं, तरले भी कर रहे हैं। ये भी किसी दिन पता चल जाएगा कि किस किस किस्म की मिन्नत जो है वो जब सामने आएगी। अभी तो एक इंटरव्यू आया है क्या कहते हैं वो बाजवा साहब का, और उसके बाद चीखें इनकी निकल गई हैं। एक नजायज अपना फैसला, एक गलत फैसला साकिब निसार का 184.3 वो सो मोटो पे एक जाली मीन बनाया इसे, और उसके बाद एक हकीकी लीडर नवाज शरीफ को ताहियात सजा देने के बाद माहौल पैदा करके इसको मुसल्लत किया गया। तो ये बेचारा तो जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर क्या ये मिनिस्टर भी नहीं बन सकता था इमरान खान। और बाकी रही बात ये हालात का कर दे इसका है, ये मुल्क अच्छा भला चल रहा था, ये डिफॉल्ट के करीब इसने पहुंचाया है। इसके वजीर कहा करते थे, इसका FDR का चेयरमैन कहता था ये डिफॉल्ट हो गया है मुल्क, हम नहीं कहते थे। और उसके बाद ये 4 साल पे पहुंचाने के बाद वो आटा जो 35 रुपए था उसे 150 रुपए पे करने वाले आज अगर मुफ्त आटा किसी को मिल रहा है तो इनके पेट में क्या? ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि माजी में तहरीक इंसाफ ने खुद सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला और आज तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो मुसलसल इंतखाबात से मुतल्लिक जो केस की समाअत है उस मामले को लेकर अदालत पर दबाव डाल रही है। डॉक्टर जरका साहिबा, अभी आप देखें तो हुकूमत की जानिब से भी यही बात की जा रही है कि माजी में आप ही ने काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था वो भेजा, आप अदालत पर उस चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, और आज आप हुकूमत को कह रहे हैं कि वो अदालत पर दबाव डाल रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जो काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस था जो कि आज क्यूरेटिव पिटीशन वापस लेने का भी कह दिया है वजीर आजम ने, वो तहरीक इंसाफ की गलती थी? देखें जी, जहाँ तक काजी फायज ईसा साहब का रेफरेंस था वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का था, और उसके ऊपर खान साहब ने भी अपनी उसके ऊपर बता दिया है कि हमें किसी ने फोर्स किया था वो करने के लिए। लेकिन ये इस बात को आप एक तरफ रखें, इस वक्त जो बात हो रही है वो हो रही है एक आइनी इशू की। आइन कहता है कि असेंबलीज के डिसॉल्व होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, और ये आइन शिकनी की जो एक इनकी रिवायत है, यानी काजी फायज ईसा साहब बहुत मोहतरम है, अगले चीफ जस्टिस हैं, उनकी बात एक तरफ है, इस तरह के इशूज उठते रहते हैं, मगर आइन के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट को आप प्रेशराइज कर रहे हैं क्योंकि ये इलेक्शंस नहीं चाहते। नहीं तो लेकिन जो हार दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही है जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से या हुकूमत की जानिब से कि हमारे पास पैसे नहीं है, अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं, तो आप नहीं समझती कि वो वैलिड पॉइंट्स हैं, या आप समझती हैं कि ये सिर्फ एक बयान की हद तक है? देखिए जी, जब यहाँ पे टेररिज्म हो रहा था, बेनजीर भुट्टो साहिबा का जब कत्ल हुआ था उसके बाद इलेक्शंस हुए थे, उधर अर्दोगान टर्की में इतना जबरदस्त जलजला आया, उन्होंने कहा इलेक्शंस टाइम पे होंगे, तो ये कहीं भी, और 25 अरब की बात है, ट्रिलियंस का आपका बजट है, आप उसमें कह रहे हैं कि आपके पास 25 अरब नहीं है, यानी रोजाना
आप लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं। कल मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर का आया एक नोटिफिकेशन, CFO को 3 लाख, MD को 5 लाख, किसी को 3 लाख, बंदर बांट इनकी जारी है। 88 लोग इनकी कैबिनेट में हैं, पूरी कैबिनेट दुनिया का गोल गोल चक्कर लगा रही है हुकूमत के खर्चे पे, और 25 अरब इनके पास नहीं है। ये सब बहाने हैं और इन सब के ऊपर आर्टिकल 5 और 6 लगेगा और ये इस बात के मुर्तकिब हैं कि ये आइन जाएंगे कर रहे आर्टिकल 6 की हैं तरफ, और ये इसी वजह से चेंज क्यों नहीं जाएंगे। जब ये आइन शिकनी करेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि अवाम नहीं उठेगी? आपका क्या ख्याल है वकला नहीं उठेंगे? इस वक्त जो पिलर ऑफ स्टेट है, इस वक्त जुडिशरी, आप इंसाफ और आइन, जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी का काम है दस्तूर की हिफाजत करना, और आप दस्तूर ही को तोड़ रहे हैं, आप दस्तूर के ही खिलाफ सारे काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कहीं आपके दस्तूर में लिखा है कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं तो 90 दिन के बाद आपके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक मुख्तसर सवाल ले लें कि वज़ीर दाखिला साहब की बात सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो खान साहब के साथ आज वकला ने मुलाकात की है, उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। अगर हुकूमत इस तरफ जाती है रेफरेंस की तरफ, तो फिर PTI क्या अदालत के साथ खड़ी होगी, सड़कों पर निकलेगी, वकला साथ आप मिला लेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी फिर? देखें जी, स्ट्रैटेजी तो फाइनली खान साहब ही डिटर्मिन करेंगे, लेकिन आपके सामने है जब आप मुल्क को हर तरह से इकोनॉमिक, आपने मुल्क का दिवालिया कराने के सर पे आप बैठे हुए। इखलाकी दिवालिया तो आपका बचपन से ही है, क्योंकि PhD की हुई है इन्होंने फ्रॉड, वाइट कॉलर क्राइम, झूठ में और मुल्क को खोखला करने में, अपनी जेबें भरने में। तो आपका क्या ख्याल है कि अवाम जो 11 महीने से इनका ये नाटक देख रही है, अपने आप को NRO और अवाम के लिए सिर्फ तकलीफें, अपने लिए आसानियां, अपने 50 करोड़ से कम की करप्शन अब पाकिस्तान में है ही नहीं। यानी हम तो 50 करोड़ कभी हमारी इमलाक ही नहीं है 50 करोड़ की, ये इनके लिए 50 करोड़ कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि इनके अरबों मुल्क से बाहर दुबई में पड़े हुए हैं, लंदन में पड़े हुए हैं, अमेरिका, अब तो बेल्जियम तक पहुंच गए हैं। अब आप MQM से भी मिलने जा रहे हैं, आप समझते हैं कि MQM जो है वो हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए रजामंद हो जाएगी? देखिए जी, PDM पाकिस्तान डिप्रेसिव मूवमेंट और पाकिस्तान डिफीटेड मूवमेंट, इसके अंदर कोई दमखम नहीं है। इनका प्रेसिडेंट जो मौलाना फजलुर रहमान है, उनकी अपनी कोई साख नहीं है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और जो ये इनका एक अचार या जो एक ये मिक्स्ड फ्रूट चाट है, ये मिक्स फ्रूट चाट में कोई जुड़ने की बात नहीं है। तो ये हालात इस वक्त 13 जमातें तीनों इखलाकी तौर पे भी बैंक करप्ट हैं और लोगों के सामने भी इनकी कोई इज्जत और तकरीम नहीं है, और इनके अपने क्या जवाब है। आप देखें, मिनिस्ट्रियां ले ली, पैसे खा लिए, लेकिन उनको नजर आ रहा है कि अगर डेमोक्रेसी इस मुल्क में चलनी है तो इनकी जगह नहीं बची, क्योंकि तो MQM की तरफ से आप होपफुल हैं? जो जुल्म कर दिया है। देखिए जी, MQM पहले हमारी इत्तेहादी थी, और MQM और बाकी पार्टियां जो हैं, इनके इस वक्त आपको पता है कि मुल्क इस्टेब्लिशमेंट जितने भी इदारे हैं वो दीवार के साथ लग चुके हैं। इस वक्त जितनी इंटरनेशनल कुव्वतें हैं जिनका सहारा लेके ये आए थे, वो इनको 100-100 गालियां दे रहे हैं। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया 11 महीने से पैसे मांग रहे हैं, किसी ने पैसे नहीं दिए। सऊदी अरब, टर्की, जिन्होंने कहा था, UAE जिन्होंने कहा था हम पैसे देंगे, उन्होंने प्लेज भी किया था, लेकिन वो इनकी मकबूलियत, जो पोल्स आते हैं उसमें 90% से लेकर 70% तो इमरान खान साहब की मकबूलियत है। हर एक को पता है कि इस हुकूमत की कोई बेसिस नहीं है। कोई गैर मुल्क अपने पैसे ऐसे हारे हुए लोगों के साथ नहीं डालना चाहता, वो इनका माजी भी जानते हैं। 3 दफा हुकूमत में आके इन्होंने सवाए पाकिस्तान को खाने के, एक अमीर मुल्क है, हमारे पास ज़राअत है, हमारे पास सोना है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास गैस है, इन्होंने हमें फकीर बना दिया है क्योंकि ये अपनी कशकोल भरना चाहते हैं। इनकी अपनी तमा कभी खत्म नहीं होगी, और हम इंतजार कर रहे हैं कि ये कब्र में जाएं और ये सोना चांदी अपने साथ 6 फुट जमीन के नीचे लेके जाएं, हम भी देखेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। सरबराह पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा गया है, या इवन जो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ रखा है, अब आगे क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या डेवलपमेंट होगी, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। अब आप देखेंगे तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं वो भी आपके सामने हैं, अटॉर्नी जनरल ने जो रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने। अब आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमत को हर सूरत 8 अक्टूबर की तारीख से पीछे हटना पड़ेगा, या आप समझते हैं कि अभी भी रास्ता मौजूद है कोई?
देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत के पास जो रास्ता है वो तो यही है कि वो जो वजूहात उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए हैं इंतखाबात को इस वक्त ना करा सकने के बारे में, वो तमाम शवाहिद वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दें, क्योंकि उन्होंने वो उन्हीं बुनियादों पे वो बड़े ठोस वजूहात हैं उनके मुताबिक, माली हों या सिक्योरिटी के मामलात हों या अफरादी क़ुव्वत की अदम दस्तयाबी हो, ये सारी बातें तो सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करना पड़ेगा ना जी। तो ये बुनियाद सुप्रीम कोर्ट का ये मुतालबा तो जायज़ है कि आप हमें मुतमईन करें इन तमाम चीज़ों के बारे में। लेकिन जो दूसरी बात है वो भी बहुत अहम है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा बेंच है जो इसको सुने और इसके ऊपर ऐसा फैसला दे जो सब मान लें। तो ये दो मजबूरियां, दो मुश्किलात हैं इस वक्त। एक तो हकायक को पेश करना और दूसरा वो किस फोरम पे ये हकायक पेश किए जाए। तो अमन बिलाल साहब, वैसे जो अब राना सनाउल्लाह साहब रेफरेंस दायर करने की बात कर रहे हैं या फिर जो कल वजीर आजम की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, ये फैसले तो सियासी हैं, अगर आप इस पर राय दे सकें तो क्या आप समझते हैं कि अगर हुकूमत बाइकाट करने की तरफ जाए या फिर रेफरेंस दायर करने की तरफ जाए चीफ जस्टिस के खिलाफ, तो ये हुकूमत का दुरुस्त फैसला होगा? देखिए, ये एक लिहाज से तो उनके पास एक बुनियाद मौजूद है। वो अगर ये कहते हैं कि साहब ये कुछ जजों ने जो 4-3 का फैसला किया है वो अक्सरियती फैसला है और उसी को हम मानते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट को डिफाई तो नहीं कर रहे। वो तो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के फैसले को तस्लीम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 2-3 का चूंकि फैसला अक्सरियती फैसला नहीं है, इसलिए ये फैसला तो एक इख्तलाफी राय की हैसियत रखता है। तो इस बुनियाद पर उनका ये कहना कि हम तो 4-3 का फैसला मानते हैं, ये उनके फैसले की एक बुनियाद तो मौजूद है। लेकिन अब मसला ये है कि पहले तो हम जब कोई शिकायत होती थी तो उसके ऊपर फैसला कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ जाते थे। अब मामला तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही का तनाज़ा है। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के जजों पे मुश्तमिल है ना। तो मेरे ख्याल में इसका बहुत अच्छा हल तो यही निकल सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो फुल कोर्ट की तजवीज़ है या इस्तदा है उसको तस्लीम फरमा लें, क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नज़र नहीं आता। जजों में तकसीम है, जज एक दूसरे से के बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं और ये 4-3 और 2-3 के फैसले आ चुके हैं। उसके अलावा भी 2 फैसले और आ चुके हैं जिसके बुनियाद पे तो ऐसे फैसलों के ऊपर उन्होंने मना भी कर दिया है कि आप सो मोटो ले ही नहीं सकते। तो एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है। इसमें सिवाय फुल कोर्ट को कन्वीन करने के मेरे ख्याल में और कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो अमन बिलाल महबूब साहब, सूरत हाल आप देख लें, अटॉर्नी जनरल का जैसे मैंने जिक्र किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने राय रखी कि आईजी कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, हुकूमत कह रही है कि हमारे पास 20 अरब रुपए नहीं है। आपका तजर्बा क्या कहता है कि ये सूरत हाल जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये रिमार्क्स दे रही है कि 8 अक्टूबर क्यों, सितंबर क्यों नहीं, जो अगस्त क्यों नहीं है, फिर क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हुकूमत के ऊपर जो कर्जे हैं वो भी उतर जाएंगे, अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी? तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि अब इस तमाम सूरत हाल के बाद सूरत हाल किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो जो मेन प्रॉब्लम है ना, जो हकीकतन जो प्रॉब्लम है जिसका जिक्र तो लोग बाहर तो करते हैं लेकिन कोर्ट में नहीं किया और ना इलेक्शन कमीशन के सामने किया, वो ये है कि ये 2 किस्तों में जो इलेक्शन है ये एक खराबी का बायस हो सकता है। देखिए, आइन के मुताबिक तो इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप इलेक्शन एक ही वक्त पे कराएं, लेकिन अब ये जो माली प्रॉब्लम है इस वक्त उसमें 20 अरब रुपए का एक्स्ट्रा खर्च है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी 2 दफ़ा मोबिलाइज करना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्हें ये बात असल में कह देनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि इलेक्शन एक ही वक्त पे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो आइन को देखना है और आइन के मुताबिक इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इलेक्शन को एक ही वक्त में कराए। तो एक गंभीर सी सूरत हाल है। अब वो एक तो फुल कोर्ट बन जाए और फिर उस फुल कोर्ट को ये मुतमईन करें कि ये वाकई मुश्किलात उन्हें दरपेश है,
तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसला कर सकती है और उस फैसले के ऊपर अमल दरामद हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जब तक ये फैसला ना करे उस वक्त तक किसी और फोरम की बात मुझे नहीं लगता कि दोनों फरीक मान पाएंगे। ये भी मुझे शक है माने, लेकिन बहरहाल ज्यादा इम्कानात इसके हैं कि इसका जो है फैसला वो मान लेंगे। तो लिहाजा ये यही एक रास्ता बचता है। ठीक है अमन बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाजरीन, अब देखें कि जो हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने यह फैसला किया है कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो फिर वो बाइकाट की तरफ भी जा सकते हैं। अब देखें कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है उस पर जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनकी क्या वहाँ पर स्ट्रेटजी जो है वो सामने आती है। फारूक नायक को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दुबई तलब कर रखा है। अब देखें कि वो वापस आके पीपल्स पार्टी की जानिब से अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ जो है वो रखा जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।